करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। और यहाँ पर आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों का हम जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। आप अपने सवाल, चाहे वो करियर से रिलेटेड हों, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हों, आपके जॉब से हों, पर्सनल लाइफ से हों, प्रोफेशनल लाइफ से हों, सारे सवाल हमसे आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और पूरी कोशिश की जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर समय रहते दे पाएँ। तो यहाँ पर एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल हमारे पास आया है यहाँ पर सोनू जी का। तो सोनू जी ने यहाँ पर पूछा है कि घर से सुबह जब अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो दही खाकर क्यों निकलते हैं। तो देखिए, ये एक परंपरा है सनातन धर्म में। ऐसा माना जाता है कि आप अगर दही खा करके घर से निकलते हैं तो आपका जो कार्य है उसमें आपको सफलता मिलेगी, शुभ रहेगा आपके लिए। कुछ मीठा खा के निकलने की परंपरा यहाँ पर है। और दही क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। आप जो खाना खाते हैं वो भी हजम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर अगर आप दही खा के निकलते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है और आप यहाँ पर अच्छे से अपने काम पे फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक रीज़न मैं कह सकता हूँ कि आप जब दही खा के घर से निकलते हैं तो आप एक अच्छे शुभ काम के लिए निकलते हैं। दूसरा, आपके स्वास्थ्य सही रहता है और आप अच्छे से अपने जो काम है उसको परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसलिए शायद यहाँ पर सनातन धर्म में दही खाकर निकलने के लिए परंपरा रही है। और साथ ही लोग कहते भी है, दही मछली बोलते हैं अगर आप अच्छे काम करने जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर रहती हैं। साथ ही आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पर विशेषतः कू परिवार का, क्योंकि हमारा जो कू परिवार है वो 2 लाख फॉलोवर्स का हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर 200 के फॉलोवर्स हो गए हैं। आपका जो प्यार हमें मिल रहा है, इस प्यार के लिए, इस स्नेह के लिए, इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि आपका यही आशीर्वाद, यही आपके जो प्रेरणा हमारे लिए बनता है, हमें मोटिवेट करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मौज परिवार का भी, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जो लोग हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं, आपका तमाम एक श्रोतागण का प्यार मिल रहा है। आप लोग के सवाल हमारे तक पहुंच रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि आपके सभी सवालों के जवाब हम समय रहते दे पाएँ। फिर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में सवाल आ रहे हैं इसलिए डिले भी हो जाता है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द आपके साथ हम जुड़ें, आपके सवालों के जवाब दे पाएँ। लेकिन अगर कुछ डिले आता है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। साथ ही हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग की भी। तो 1-to-1 काउंसलिंग यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, दिक्कत होती है। उसको लेकर के आप यहाँ पर अभी के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि 1-to-1 काउंसलिंग में लोगों का कहना है कि हमारे कुछ ऐसे पर्सनल क्वेश्चन हैं जिनको हम सार्वजनिक मंच पे नहीं पूछ सकते। तो उन लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कुछ इस तरह का फ्रेमवर्क तैयार करने की जिससे आप 1-to-1 काउंसलिंग ले पाएँ। लेकिन उसमें भी लिमिटेड स्लॉट्स ही होने वाले हैं। जिस तरह का प्यार आपका मिल रहा है, जितने लोग हमारे पास आ रहे हैं, जितने आपके सवाल आ रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से आ रहे हैं, मेल्स पर आ रहे हैं, लाइव सेशंस में आते हैं, अलग से आपके क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पर तमाम एक सवाल हमारे पास पहुँच रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द दे पाएँ, सभी सवालों को हम यहाँ पर एड्रेस कर पाएँ। तो वो सारी चीज़ें भी रहती हैं। लेकिन 1-to-1 काउंसलिंग में अभी समय लगेगा, एकदम से वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें अभी फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। किस तरह से लोगों को जोड़ना है, कैसे उसमें आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रहेंगी। तो उसके लिए थोड़ा सा अभी आप हमें वक्त दीजिए, तो उसमें देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ पाते हैं। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर लाइव सेशंस हैं और साथ ही हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं। तो उनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपके सवाल हों तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं आपके सवाल @gmail.com पर, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। वहाँ जाके भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। काफ़ी लोगों के सवाल वहाँ पर भी हमारे पास आ रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आया है हमारे पास राम कुमार जी का। और राम कुमार जी ने कहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं
ऐसे में क्या किया जाए। तो राम कुमार जी आपको बताना चाहेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार परिस्थितियां इस तरह की बन जाती हैं कि हमें लगता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन चुकी हैं कि हम उस परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, कोई समाधान नहीं मिलता और हम प्रॉब्लम में ही फंसकर उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम जन्म लेती है, तो उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी जन्म ले लेता है। अब ये हमारे ऊपर है, हमारे कैलिबर पे है कि हम उस प्रॉब्लम को कितनी जल्दी आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ करके उस पर एक्शन ले पाएँ। प्रॉब्लम अकेले नहीं आती है, वो अपने साथ सॉल्यूशन लेकर के आती है। सॉल्यूशन ढूंढना हमारे ऊपर होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है किस तरह से हम उस सॉल्यूशन को ढूंढ करके आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी भी आपके साथ साझा करना चाहेंगे, और ये कहानी जो है, ये कहानी है राधा की। तो हुआ यूं कि राधा एक बहुत ही सयानी लड़की थी। गांव में, दूर सुदूर एक गांव में रहा करती थी अपने पिता के साथ, और उस गांव का जो साहूकार था वो लोगों को पैसे उधार दिया करता था। राधा के पिता ने भी काफ़ी ज़्यादा कर्जा उस साहूकार से ले रखा था अपनी खेती बाड़ी करने के लिए। राधा बहुत ही सुंदर और सयानी थी। गांव का प्रत्येक नवयुवक उसको चाहता था, वो चाहते थे कि राधा के साथ उनकी शादी हो जाए। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर माहौल था। साहूकार भी जवान था, उसने जब राधा को देखा तो उस भी राधा के ऊपर मोहित हो गया। उसने किसान पे दबाव डालना शुरू किया कि उसका जो पैसा है, जो कर्जा है, वो वापस कर दे, अदरवाइज वो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। तो किसान बड़ा परेशान कि उसके पास धन भी नहीं है और खेती भी बहुत अच्छी नहीं हो रही है जिससे कि उसका कुछ कर्जा वो वापस कर पाए। तो एक दिन जो साहूकार किसान से मिला उसके खेत पर, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ, तुम मेरी शादी अपनी बेटी राधा के साथ करवा दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा, साथ ही तुम्हारी जो बेटी है मुझसे शादी करके बहुत ही खुशहाल जीवन जिएगी, सारे नौकर चाकर उसको मिलेंगे, सुख सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा भविष्य में भी तुम्हें अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या तुम्हें यहाँ पर कोई काम काज करना होगा तो वहाँ पर भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें कोई रुपया पैसा चाहिए होगा तो वो भी मैं तुम्हें दूंगा। तो किसान ने कहा कि इस बारे में उसको अपनी बेटी से बात करनी पड़ेगी कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, क्या वो तैयार है, नहीं है। वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर उसकी बेटी के भविष्य की बात है। तो उसने कहा कि मैं अपनी बेटी से बात करके पूछ करके उसको बताएगा। तो साहूकार ने कहा ठीक है, आप बात कर लो, 2 दिन का मोहलत देता हूँ, 2 दिन में आप अपना डिसीजन बता दो, नहीं तो फिर मैं आपके जो ज़मीन है उस पर कब्जा कर लूँगा क्योंकि आपने मेरा पैसा नहीं दिया है, और पंचायत बुलाऊंगा वो अलग। तो उसने कहा ठीक है। वो वापस आ गया किसान उदास होकर के अपने घर पे। उसकी बेटी ने देखा कि जो पिताजी हैं काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं। तो उसने पूछा कि पिताजी आखिर आपकी उदासी का क्या कारण है, क्या रीज़न है कि आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, व्याकुल हो रखे हैं, तो वो बताइए। तो जो किसान है उसने अपनी बेटी से अपनी सारी व्यथा कह सुनाई कि यहाँ पर वो साहूकार से मिला था, साहूकार ने उसकी मदद करने का भरोसा दिया है, उसने कहा है कि वो मेरा सारा कर्जा भी माफ़ कर देगा अगर तुम उससे शादी कर लेती हो उस केस में। साथ ही वो आर्थिक रूप से मदद भी देगा आगे की खेती बाड़ी करने के लिए, कोई कामकाज करने के लिए। और अगर हमने 2 दिन के अंदर उसके पैसे या तो लौटाने हैं या फिर हमें क्या करना है, तुम्हारी शादी करवानी है, तभी वो हमें बख्शेगा, अदरवाइज क्या करेगा, हमारे सारे खेतों पर वो कब्जा कर लेगा। तो राधा ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी,
आप ऐसा करिए, पंचायत को बुलाइए और पंचायत में ही इसका फैसला होगा। तो उसके पिता ने पूछा, क्या तुम तैयार हो उससे शादी करने का? उसने कहा, पिताजी मैं अभी कुछ कमिटमेंट नहीं कर रही, कुछ मैं नहीं बोल रही। उसने कहा कि आप बस पंचायत को बुलाइए और पंचायत में ही इसका हम फैसला करेंगे कि आखिर साहूकार के साथ क्या करना है। तो ठीक है, किसान अगले दिन सरपंचों के पास गया। उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात है और पंचायत बुलाना चाहता है। तो अगले दिन पंचायत बैठाई गई। पंचायत में पूरा गांव आया, साथ में साहूकार भी आया और इधर से किसान और उसकी बेटी राधा भी पहुंच गए। तो राधा ने कहा कि मैं तुमसे शादी तो नहीं करना चाहती, लेकिन तुमने जो प्रस्ताव रखा है और तुमने कहा है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ तो तुम मेरे पिता का सारा कर्जा माफ़ कर दोगे, साथ ही उनको आर्थिक रूप से मदद भी करोगे, भविष्य में अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो वहाँ भी वो सहयोग करोगे। तो इस शर्त पर मैं राजी होंगी। तो लेकिन उससे पहले एक छोटा सा, क्योंकि मैं भाग्य में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि भाग्य के ऊपर, नियति के ऊपर ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, बजाय तुम्हें या मेरे को ये फैसला करने के। तो क्यों ना एक यहाँ पर छोटा सा एक गेम खेला जाए, ठीक है ना, खेला हुए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक गेम खेला जाए, खेल खेला जाए। तो उसने कहा कि ऐसा करो, यहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, इन पत्थरों में से एक सफ़ेद पत्थर उठा लो और एक काला पत्थर उठाकर तुम अपने झोले में रख लो। साहूकार को बोला, अगर मैंने यहाँ पर सफ़ेद पत्थर उठाया तो तुम मेरे पिता का सारा कर्जा माफ़ करोगे और मैं तुमसे शादी कर लूँ। लेकिन अगर तुमने काला पत्थर उठाया तो उस केस में तुम्हें मेरे पिता का सारा कर्जा माफ़ करना पड़ेगा और मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो पूरी पंचायत के सामने जब इस तरह की बात आई तो साहूकार भी मान गया। उसने कहा ठीक है, जब आप किस्मत के भरोसे बैठे हो, नियति को मानते हो, तो ठीक है, मैं भी इस गेम में पार्टिसिपेट करने को तैयार हूँ। तो साहूकार ने कहा ठीक है, मैं यहाँ से 2 पत्थर उठाकर अपने झोले में रखता हूँ। साहूकार चालाक था, उसने क्या किया, उसने काला पत्थर नहीं उठाया, उसने दोनों सफ़ेद पत्थर उठा लिए कि सफ़ेद पत्थर उठा के रख लेता हूँ। राधा जो पत्थर चुनेगी वो सफ़ेद निकलेगा और सफ़ेद पत्थर होगा तो राधा के साथ मेरी शादी भी हो जाएगी, कर्जा तो माफ़ करना ही है, तो यहाँ पर मेरी उसके साथ शादी हो जाएगी। तो साहूकार थोड़ा चालाक प्रवृत्ति का था, उसने क्या किया, दोनों सफ़ेद पत्थर उठाकर अपने झोले में रख लिए। राधा बहुत ही सयानी थी, राधा को पता था साहूकार ऐसा ही करेगा। उसने देख भी लिया, जिस समय पत्थर रख रहा था उसकी निगाह भी पड़ गई, उसने देख लिया कि उसने झोले में दोनों ही सफ़ेद पत्थर रखे हैं। अब राधा ने कहा कि मैं पूरी पंचायत में, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं इस झोले में हाथ डाल करके पत्थर निकालती हूँ, जो भी मेरी किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। राधा ने झोले में हाथ डाला और एक पत्थर उठा के निकाल करके बाहर दूर उछाल दिया। उसने कहा, तो सारे पंचों ने देखा कि राधा ने पत्थर उछाल दिया, तो उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या किया, तुमने तो दिखाना था यहाँ पर पत्थर कौन सा है। उसने कहा आप रुकिए, बताते हैं। उसने कहा कि अब झोला खाली कर दीजिए। तो झोले में से सफ़ेद पत्थर निकल आया। तो राधा ने कहा इसमें से सफ़ेद पत्थर निकला है, यानी कि मैंने जो पत्थर चुना था वो इसके विपरीत रंग का था, यानी कि वो काला था। और काला पत्थर आने पर हमने डिसाइड किया था कि मैं साहूकार के साथ शादी नहीं करूंगी, बल्कि साहूकार को मेरे पिता का सारा कर्जा माफ़ करना होगा। तो राधा अपनी बुद्धिमानी के दम पर यहाँ पर जब उसने देखा कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं है,
अगर वो वहाँ पर पत्थर निकाल के सरपंचों के सामने दिखा देती तो उसको उसके साथ शादी भी करनी पड़ती। लेकिन राधा ने यहाँ सूझबूझ से निर्णय लिया और उसने अपनी चतुराई से उस समस्या से निजात भी पा ली। तो ये कहानी मैंने यहाँ पर इसलिए आपको सुनाई है कि मनुष्य कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंसता है जहाँ पर उसको लगता है कि सारे रास्ते सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता पे जाएं, अगर आप थोड़ी सी यहाँ चतुराई दिखाएं, उसका प्रॉब्लम में ना फंस करके उसके सॉल्यूशन पे फोकस करें, तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में सफलता मिलती है। दरअसल लोग क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम में उलझ करके रह जाते हैं। कोई प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम को ही सोचे जा रहे हैं, उसके बारे में ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं और उसी को ही अपने दिलो दिमाग पर हावी होने देते हैं। जबकि आपको फोकस किस पे करना होता है, आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना होता है। आपको ये देखना होता है कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाए, आखिर क्या किया जाए जिससे कि इस प्रॉब्लम से हम लोग बाहर निकल पाए। तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस पे ध्यान देना है, ना कि प्रॉब्लम पे। अगर प्रॉब्लम में उलझे रहे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके पास अगर जीवन जी रहे हैं तो जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी, परेशानियाँ आएंगी ही आएंगी। आप किसी भी लेवल पे हों, आप चाहे गरीब परिवार से हो, निम्न वर्ग परिवार, आय वर्ग परिवार से हो, मध्यम वर्गीय से हो, उच्च आय वर्ग से हो, जहाँ से भी आप आते हो, आपके जीवन में समस्याएं आएंगी ही आएंगी, दिक्कतें आएंगी। लेकिन उन दिक्कतों से, उन समस्याओं से आपको ही निकलना होगा, आपको ही उबरना होगा। और उसके लिए आपको सकारात्मक सोच रखनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक नहीं रखेंगे तो आप फिर उन उलझनों में, उन परेशानियों में ही फंस करके रह जाएंगे। तो आपको यहाँ पर हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर। आशा करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल अधूरा रह जाता है तो आप यहाँ पर हमारे साथ पूछ सकते हैं। साथ ही आप अपने सवाल जो हैं वो हमारे मेल पर ही भेज सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी है आपके सवाल @gmail.com, और आप हमसे अपने सवाल हमारे फेसबुक पेज पर भी पूछ सकते हैं। एक और बात कि आपके जो हमारे सवाल आ रहे हैं, आपके तमाम एक सवाल हैं, तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि 1-to-1 सेशन अभी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग अपने पर्सनल नंबर मेरे को सेंड कर रहे हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस तरह से साझा मत करिए। फेसबुक पेज के ऊपर आप अपने नंबर लिख लिख के भेज रहे हैं, कृपया करके ऐसी हरकत मत करिए, ऐसी चीज़ें मत करिए। इनबॉक्स भले ही कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन पर अपनी पर्सनल जानकारी साझा मत करिए, उसका कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप यहाँ पर अपने जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं भेजिए। पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन भी करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट भेजिए। आप अपने पर्सनल नंबर्स और पर्सनल जानकारी अगर आप बिल्कुल भी साझा मत करिए। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न आया है हमारे पास ऋत्विक जी का, और ऋत्विक जी ने पूछा है कि मेरे बोर्ड का रिज़ल्ट आ गया है और मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, मैं क्या करूं? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं 10वीं और 12वीं के, यहाँ पर परीक्षा फल आ चुके हैं और आप सभी को यहाँ पर हार्दिक बधाई। जिन्होंने भी उत्तीर्ण किया हो आपको भी बधाई, और आपके पेरेंट्स को भी बधाई, क्योंकि उनकी भी तपस्या पूरी हुई है और आपने अगर सफलता प्राप्त कर ली है तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। और ऐसे लोग जो किसी कारण से सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं कि एक बार पुनः आपको मौका मिला है कि आप अपने आप को साबित करके दिखाएं। अगर किसी रीज़न से आप इस बार पास नहीं हुए हैं तो ये मत सोचिए कि यहाँ पर आके फुल स्टॉप लग गया है। ये एक एंड नहीं है बल्कि बैंड है। तो लाइफ में इसको एंड मत समझिए, इसको आप बैंड समझिए कि यहाँ से एक मोड़ आया है, उस मोड़ पे आपको आगे बढ़ना है और दोबारा से पूरी जी जान लगाकर मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है और अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पर लेकर के आने हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो यहाँ पर जो लोग उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं वो उन लोगों के लिए भी शुभकामनाएं कि वो दोबारा से पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ें, अपने जीवन में सफलता अर्जित करें।
इसको लेकर के हताश बिल्कुल मत होइए। आपके अगर इस बार मार्क्स नहीं आ पाए हैं, आप फेल भी हो गए हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से मेहनत करके पढ़ाई करिए, निश्चित तौर पर आपको आगे जीवन में सफलता मिलेगी। अब जैसे ऋतिक जी ने पूछा कि उनके मार्क्स कम आए हैं, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, तो क्या करें? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, हताश मत होइए। आपके जो मार्क्स हैं, भले ही किसी के हो सकता है 95% आए हों, किसी के 98%, किसी के 100%, तो किसी के 80 या 70, 60, 50, ये इतने परसेंट मार्क्स आए होंगे लोगों के। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद शायद आपको अपने मार्क्स से याद भी ना रहें। जी हाँ, सच्चाई बता रहे हैं। अगर यकीन ना होता हो तो अपने माता पिता से उनके 12वीं के मार्क्स या उनके 10वीं के मार्क्स पूछ करके देखिएगा। शायद परसेंटेज भले ही बता दें, लेकिन मार्क्स उनको भी याद नहीं रहे होंगे। तो इन मार्क्स का आपके जीवन पे इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं है कि आप वहाँ पर अपने जीवन से हताश होने लग जाएं। ऐसी चीज़ों से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होना चाहिए, बजाय इसके कि आप यहाँ पर परेशान होने लगें। आप ये सोचें कि अब आगे क्या किया जाए, बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ जीवन में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी चीज़ों में उलझ करके मत रहिए। आज जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए तमाम एक मौके आपको मिलेंगे, तमाम एक अवसर मिलेंगे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके 90% मार्क्स होंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब तो फिर 90 को ही पासिंग क्राइटेरिया कर देना चाहिए, 90 के नीचे तो सब फेल ही कर दें, तो ऐसा नहीं है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर अच्छे संस्थानों में प्रवेश चाहिए और अगर वहाँ कट ऑफ जारी है तो आपको शायद प्रवेश ना मिल पाए, तो उस संस्थान से ना सही किसी दूसरे संस्थान से आप एडमिशन लेके अपना कोर्स कर सकते हैं। ये अगर आप सोच के चल रहे हैं कि नहीं, मुझे उसी संस्थान से ही अपना कोर्स करना है, उसी संस्थान से पढ़ाई करनी है, तो फिर उस केस में उसके अकॉर्डिंग ही मेहनत करी जाती है। अगर आपने कहा कि मुझे तो 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपने कह दिया इंजीनियरिंग भी मुझे कंप्यूटर साइंस में करनी है, और अच्छी बात है, अपना अपना गोल सेट किया हुआ है। 12वीं के नतीजे आए, आपके परसेंटेज कम आ गई, कोई बात नहीं। अगर आपने जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करी है और आपने यहाँ पर प्रीलिम्स निकाल लिया और उसके बाद मेंस भी निकाल लिया, तो यकीन मानिए आपकी भले ही 75% हो, 80% हो, 98, 99% ना भी हो, तब भी आपको प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो हम IITs की बात करें, NITs की बात करें, वहाँ पर आराम से दाखिला मिल जाएगा अगर आपकी वहाँ पर रैंक अच्छी आती है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में। आपने पढ़ाई करी ही नहीं, आपके 60%, 50% आपके मार्क्स आए, 50% मार्क्स आए, और ना ही आपने जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की कोई अच्छे से तैयारी करी। इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आपने बहुत ज़्यादा दिल लगा के नहीं दिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, लेकिन आपका सपना है कि आप इंजीनियरिंग करें तो IIT से करें। तो शायद आपके सपने में थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि आपको अपने सपने या तो बदल लेने चाहिए या फिर सपने पूरे करने के लिए फिर एफ़र्ट्स करने चाहिए। यहाँ पर अगर आप अपने एफ़र्ट्स जारी रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये दो तरह के होते हैं ना सपने पूरे, ऐसे सपने जिसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। आप पूरी नींद लीजिए, आपको अच्छे अच्छे बढ़िया से सपने आते हैं। और दूसरे तरह के सपने कौन से होते हैं? जो आपको सोने ही नहीं देते। आप परेशान रहते हैं, व्याकुल रहते हैं कि अरे मेरे को तो ये परफॉर्म करके ही दिखाना है, मुझे तो यहाँ परफॉर्म करना ही करना है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो एक ये वाले सपने होते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप सही तरह के सपने देख रहे हो। ऐसे सपनों के पीछे भागिए जो आपके सुख चैन छीन ले, आपकी नींदें छीन ले, क्योंकि यही सपने जब आप डेडिकेशन के साथ पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रेरित भी करेंगे और एक मुकाम ऐसा भी आएगा कि आप अपने सपनों को पूरा भी कर लेंगे।
तो इन सपनों के पीछे जरूर दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए और इनको पाने का पूरा प्रयास, पूरे एफर्ट्स भी अपनी तरफ से करने चाहिए। ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार सही, अगली बार नहीं उसके अगली बार, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ऐसा आपको प्रोक्रेस्टिनेटिंग एटीट्यूड डेवलप नहीं करना है। आपको अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना है जिससे कि वो आप अपने जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ पाएं, अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाएं। इन चीज़ों को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अगर आप यहाँ पर किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपने कहा कि ठीक है मुझे कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग तो करनी है, लेकिन क्योंकि मेरा अच्छी रैंक नहीं आई जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में, कोई बात नहीं। अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप 1 साल यहाँ पर तैयारी करिए और तैयारी करने के बाद दोबारा से आप जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होइए और वहाँ पर उसको क्रैक करिए। दूसरा तरीका यह है कि आप अगर संपन्न परिवार से आते हैं, आपके पेरेंट्स फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में भी दाखिला ले सकते हैं और वहाँ से भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब इंजीनियरिंग तो हमने एग्जाम्पल के लिया है, आप मेडिकल करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो भी आपको करना है, आप जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, आप BLLB करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहें, तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस संस्थान में दाखिला लेते हैं, आपको पसंद की फील्ड मिलती है नहीं मिलती। मान लीजिए आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, आपके बहुत अच्छी परसेंटेज भी आई है 12वीं में, आप जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिए गए, लेकिन जो रैंक आई है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि आपका कंप्यूटर साइंस फील्ड आपको ब्रांच मिल जाए। आपको मिल रही है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। अब ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप कौन से, मतलब कि इस यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं नहीं करते हैं। आपने कहा कि नहीं मुझे तो इसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से, मुझे IIT कानपुर से ही या IIT बॉम्बे से ही मुझे यहाँ पढ़ाई करनी है, आपने एक अपना मन बना लिया, तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको फिर वहाँ उस संस्थान में क्या आपकी पसंद की ब्रांच मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या आप अपने संस्थान को बदलने में इच्छुक हैं। आपने कहा ठीक है IIT बॉम्बे नहीं मिल रहा, कानपुर से, कानपुर नहीं मिल रहा, रुड़की सही, अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है। लेकिन अगर आपने कह दिया कि नहीं मुझे तो IIT बॉम्बे से ही करना है और मुझे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ही कार्य करना है, तो फिर आपको शायद दोबारा तैयारी करनी पड़े, दोबारा मेहनत करनी पड़े, और दोबारा आप जब प्रयास करेंगे, पूरी लगन के साथ करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर सफलता भी प्राप्त होगी। साथ ही अगर आप यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, आपने कहा कि नहीं मुझे अपनी फील्ड या अपनी ब्रांच नहीं छोड़नी, मुझे कंप्यूटर साइंस तो रहना है, भले ही मेरे को IITs ना मिले, NIT से ही NITs ना मिले, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी ना मिले, तो प्राइवेट कॉलेज से ही किसी ना किसी से मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, पूरी करनी है, और मुझे यहाँ पर कि अच्छे परफॉर्म करके दिखाना है और अपनी फील्ड में ही रहना है। तो ये भी एक तरीका है। आपको अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने होंगे, किसी के कहने सुनने में आकर के डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ के डिसीजन है। आप ही अपने डिसीजन लेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। दूसरे अगर आपकी लाइफ के डिसीजन लेंगे तो आपको लगेगा, जीवन भर पछतावा रहेगा कि अगर आपने अपने मन की सुनी होती, अपने दिल की सुनी होती, तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से अपने जीवन को जी रहे होते, एक ज़्यादा अच्छी लाइफ आप जी रहे होते। तो दूसरों के भरोसे मत छोड़िए, डिसीजन अपने रखिए। सलाह लेने में कोई भी हर्ज नहीं होता। एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि सुनो सबकी करो मन की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने मन की ही करनी है, दूसरों की बातों में नहीं आना, दूसरों की बातें नहीं सुननी, अपने मन की ही आप करते रहिए। निश्चित तौर पर आपको जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप दूसरों के कहने सुनने में आकर के अपने लक्ष्य निर्धारित करने लग गए, आपने कहा कि नहीं ये तो सही कह रहा है, या अपने दोस्तों के पीयर प्रेशर में आकर के कि मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे वो कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा कर लूँ, वो भी ऐसा कर रहा है, रमेश ये कर रहा है, सुरेश ये कर रहा है, तो मैं भी यही कर लूँ, इस तरह के डिसीजन मत लीजिए। पीयर प्रेशर रहता है, ज़रूर रहता है। लोग चाहते हैं कि जो आपकी स्कूल की दोस्ती है वो आगे भी कंटिन्यू रहे, अपने ही दोस्तों के साथ आप यहाँ पर कॉलेज की एजुकेशन भी लेने चले जाएं। लेकिन यारी दोस्ती मैं आपको बता दूं, स्कूल के जो आपके फ्रेंड्स हैं वो एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही यार दोस्ती है, और वो आपके जीवन भर रहती है।
और दूसरा होता है आपके कॉलेज के फ्रेंड्स। कॉलेज के फ्रेंड्स भी कुछ कंटिन्यू होते हैं और कुछ समय के साथ बदल जाते हैं, बीत जाते हैं, हट जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपको कौन से दोस्तों के साथ आगे बढ़ना है, कौन से दोस्तों के साथ आगे चलना है, क्योंकि ये दोस्ती प्रोफेशनल ज़्यादा हो जाती है। जब कॉलेज में आते हैं ना तो जो दोस्ती है आपकी वो प्रोफेशनल हो जाती है, और जब तक स्कूल में रहते हैं तो वहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। तो इसलिए स्कूल के फ्रेंड बचपन से लेके आपके जो आप युवावस्था तक आते हैं तो वहाँ तक साथ रहते हैं, तो वो बहुत ही पक्की दोस्ती होती है। इनफैक्ट कई घरों में फैमिली का आपस में लिंकिंग भी बच्चों की वजह से हो जाती है कि हाँ बच्चे आपस में क्योंकि मिलजुल रहे हैं, आपस में फ्रेंडशिप है वहाँ पर, तो पेरेंट्स का भी मिलना जुलना वहाँ पर शुरू हो जाता है। तो बच्चों से भी यहाँ पर आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जबकि कॉलेज में ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ इंटरेक्शन कंटिन्यू रहता है, अदरवाइज मैक्सिमम आपके स्कूल के फ्रेंड्स ही जीवन भर साथ निभाते हैं ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि यहाँ पर फिर बाकी प्रोफेशनल फ्रेंड्स बनने लगते हैं। जब तक आपका साथ है, जब तक कोर्स है, तब तक आपके साथ हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो ये मत सोच के चलिए कि आपके स्कूल फ्रेंड जहाँ एडमिशन ले रहे हैं वहीं पर ही रहेंगे, उनको अलग रखिए, उनका स्थान अलग है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ अब आप शुरू करने जा रहे हैं, आप अपनी स्टडीज़, प्रोफेशनल स्टडीज शुरू करने जा रहे हैं, तो अब अपने कैरियर, अपने फ्यूचर को सोच करके आगे बढ़िए। यारी दोस्ती के चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर आप यहाँ पर परेशान ही रहेंगे। अगर आप इन बातों पे फोकस नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर आपके लिए समस्याएं आएंगी। हताश बिल्कुल नहीं होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपको ये नहीं सोचना कि आपका यहाँ पर अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो आपके जीवन में अब कुछ भी करने के लिए नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आप अपने जीवन में तमाम खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, आपके साथ साझा जरूर करना चाहूँगा। यंगस्टर्स जो हैं उनकी जो खुदकुशी करने की जो रेट है इंडिया में, वो आप जान करके चौंक जाएंगे कि 11,396 लोगों ने पिछले साल आत्महत्या की। और ये जो आंकड़े हैं ये रिकॉर्डेड आंकड़े हैं। कई ऐसे भी अब वो होते हैं जिसमें आंकड़े रिकॉर्ड नहीं हो पाते। अगर आप इस रेशियो से देखिए तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर खुदकुशी कर रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। तो यंगस्टर्स के बीच में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। आपके मार्क्स कम आ गए तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिया कि आप जाके यहाँ पर डिप्रेशन में चले जाए। आपको कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे कि भविष्य में आपको या आपके परिवार को दुख पहुँचे। मार्क्स ही तो कमाए हैं, अगली बार अच्छे आ जाएंगे। एक संस्थान में दाखिला नहीं मिला, कोई बात नहीं, दूसरे में मिल जाएगा। इस साल नहीं हुआ, अगले साल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर तो मुझे ही परफॉर्म करना था, मुझे ही आगे बढ़ना था, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, ऐसे अपराध बोध को अपने ऊपर लेकर के मत चलिए। क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपके लिए दिक्कतें होंगी। साथ ही मेरी सलाह रहेगी पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पर, क्योंकि पेरेंट्स के साथ क्या दिक्कत है कि पेरेंट्स अपनी ख्वाहिशों की जो टोकरी है ना, उस टोकरी को अपने बच्चों के सरों पर लाके रख देते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा ये बने, वो बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, और अपनी ख्वाहिशें बच्चे के सिर पर लाके लाद दी। बच्चा कोशिश कर रहा है आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने की, कोशिश कर रहा है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी उसको कह रहे हैं उसको वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। आपने अगर उसको किसी कोचिंग संस्थान में डाला है तो वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। लेकिन अगर बच्चे के अंदर ही जोश नहीं है, जज्बा नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, वो फील्ड में ही नहीं जाना चाहता, उसकी ख्वाहिश है शुरू से कि वो बहुत अच्छा डांसर बने, और आपने उसके ऊपर लाद दिया साइंस साइड कि नहीं बेटा, तुम्हें तो साइंस साइड लेनी है, तुम्हारे बुआ जी का बेटा डॉक्टर है, तुम्हारे मामा जी की बेटी डॉक्टर है, तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, और साइंस में भी
मैथ्स विद बायो दिलवा दी उसको। अब बच्चा उसको कॉप अप ही नहीं कर पा रहा, उसका इंटरेस्ट तो था डांसिंग में, आपने एक तो उसके सपने कुचल दिए और ऊपर से अपनी ख्वाहिशों के बोझ लाद दिए। एक तो यह है कि आपने उसको कह दिया कि नहीं डांसर नहीं बनना, कुछ और कर लो, डांसर नहीं बनना, लेकिन तुम अपनी मर्जी से कोर्स का चयन कर सकते हो। दूसरा क्या, आपने कहा नहीं डांसर तो बनना नहीं है, बनना क्या है, डॉक्टर बनना है, उसके लिए भी मैथ्स बायो आपको यहाँ पर लेके रखना है। अब आपने क्या कर दी, अपनी ख्वाहिशें बच्चे के ऊपर डाल दी। बच्चा परेशान है, छटपटा रहा है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए। गाइडेंस दीजिए कि उसको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन ये मत करिए कि आप अपनी ख्वाहिशें या आप अपनी जो इच्छाएं हैं वो उसके ऊपर थोप दें कि नहीं, क्योंकि आपके कोई जान पहचान वाला, आपके कोई रिश्तेदार का बेटा या बेटी कुछ बने हैं तो आपने भी कह दिया कि तुम्हें भी यही बन करके दिखाना है, तभी तुम जीवन में सफल कहलाओगे। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आपकी अपनी संतान है, उसके ऊपर अपनी ख्वाहिशों के बोझ मत रखिए, क्योंकि इस तरह की अगर ख्वाहिशें आप अपने बच्चों के ऊपर ला देंगे तो भविष्य में उनको ही उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो जितना हो सके अपने बच्चों के ऊपर अपनी ख्वाहिशें मत ला दिए। उनको स्वच्छंद आकाश में, स्वच्छंद मन से अपने कैरियर का चयन करने दीजिए। वो समय चला गया जब सिर्फ 2-3 तरह की ही नौकरियां हुआ करती थी, डॉक्टर होते थे, इंजीनियर होते थे या फिर आर्मी और पुलिस वाले होते थे। आज के समय में इतने सारे प्रोफेशनल कैरियर हो चुके हैं। मेरे पास सवाल आया था, अभी कल ही एक सवाल आया था, एक बच्चे का, एक लड़की थी और वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती थी, परिवार उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। आप उसको करियर मान क्यों नहीं रहे हैं? आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि एक यूट्यूब वीडियो बनाकर अपने चैनल चलाने वाला व्यक्ति भी एक सक्सेसफुल कैरियर की तरफ बढ़ सकता है, कि वो यूट्यूबर बन सकता है, वो ब्लॉगर बन सकता है, वो कंटेंट राइटर बन सकता है, कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, डांसर बन सकता है, सिंगर बन सकता है। तमाम एक ऑप्शंस यहाँ पर मिल रहे हैं लाइफ में। आप क्यों उसको बांधे दे रहे हैं कि नहीं डॉक्टर और इंजीनियर? मत बांधिए, बच्चों को खुला छोड़िए, आगे बढ़ने दीजिए, गाइडेंस जरूर दीजिए। उसको ये जरूर बताइए कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। अगर वो अपने YouTube वीडियो बनाता है, शॉर्ट्स बनाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको सही और गलत में फ़र्क जरूर बताइए। वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन बच्चे को समझाइए कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। इसके अलावा अपने जो भी आप करना चाहते हैं उसको, या आप कुछ हो सकता है आपकी कभी ख्वाहिश रही हो कि आप उस लेवल पे जाएं, आप नहीं बन पाए तो आपने बच्चे के ऊपर वो चीज़ें थोप दी, तो ऐसी गलती मत करिए। आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, आपने बच्चे के ऊपर थोप दिया कि तुम डॉक्टर बनो, मत करिए। बच्चे को उसकी ज़िंदगी जीने दीजिए, वो जो बनना चाहेगा जरूर बनेगा। एक कहावत है बहुत पुरानी कि जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, जब दांत आए तो अन्न भी मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चा पैदा होता है तो भगवान उसकी व्यवस्था कर देता है खाने पीने की, उसको दूध की जरूरत होती है तो दूध उसको मिलना शुरू हो जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है, जब जवान होता है तो उसको खाने की आवश्यकता होती है, तो खाना पहले तो पिताजी खिलाते हैं और एक निश्चित समय के बाद क्या होता है कि बेटा खुद कमाना शुरू करता है। बेटा आज के डेट में बेटा बेटी दोनों समान है, तो बेटा या बेटी जो भी है बच्चा, वो कमाना शुरू कर देता है, तो वो अपने खाने का प्रबंध खुद से कर लेता है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरा बेटा यूट्यूबर बन गया तो मुझे बताने में शर्म आएगी। ये भी बहुत ज़्यादा है लोगों में कि किसी ने अगर पूछ लिया आपका बेटा क्या करता है, जी वो तो डांसर है, तो लोग क्या कहेंगे। आप उन 4 लोगों की फिक्र क्यों कर रहे हैं जो 4 लोग कभी आपको पूरे जीवन में दिखाई नहीं देंगे। हाँ, वो 4 लोग सबसे आखिर में आपकी जो अंतिम यात्रा होती है ना, वहाँ पर जरूर आते हैं कंधा देने के लिए। उसके अलावा वो 4 लोग कहीं नहीं रहते। कभी उनके बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचिए। समाज में आपका बच्चा
सही दिशा में आगे बढ़े, इसके बारे में सोचिए। गलत रास्ते पे मत जाए, इसके बारे में सोचिए। लेकिन ये मत सोचिए कि समाज के डर से आप बच्चे को आगे बढ़ने से रोकें। अगर आपको कहीं पर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, कोई इश्यूज आ रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर जो मेरा बेटा है, जो बेटी है, वो इस तरह का कंटेंट डिलीवर करेंगे जिससे हमारे समाज में बदनामी होगी, तो उनको समझाइए कि हाँ ठीक है, आपको स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, बहुत अच्छी बात है, करिए, लेकिन आपको यहाँ पर फुअड़ कॉमेडी या वल्गर कॉमेडी नहीं करनी है। आपको अच्छी कॉमेडी अगर आप कर सकते हैं तो इस फील्ड में जाइए। ये अगर आप गाइड कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस डर से कि बच्चा कल की डेट में जाके गालियां बकेगा, उल्टी सीधी चीज़ें करेगा और उससे लोगों में ह्यूमर पैदा करने की कोशिश करेगा, तो फिर अगर आपको समाज का डर लग रहा है तो बच्चे को समझाने का प्रयास करें, समझाइए, कोशिश अपनी करिए। नहीं समझते हैं, जाने दीजिए, लेट देम गो। उनके अपना जीवन है, अपने जीवन उनको ढंग से जीने दीजिए। अगर उनकी समझ में आ गया ठीक, नहीं आया तब भी ठीक। लेकिन अगर आप उसको बांध के रखते हैं तो भविष्य में दिक्कतें आएंगी, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएंगी, इश्यूज आएंगे, और फिर यहाँ पर एक हेल्दी रिलेशनशिप जो होता है परिवार का और बच्चे के बीच में, वो नहीं बन पाता। तो यहाँ पर जितना हो सके आप ऐसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का प्रयास करें बच्चों के साथ जिसमें आप उनको भी बोलने की आज़ादी हो, अपनी बात रखने की आज़ादी हो, आपको भी अपनी बात रखने की आज़ादी यहाँ पर होनी चाहिए। पूरी निर्भीकता के साथ बच्चा भी अपनी बात कह सके, सुन सके, और आप भी बच्चे की बातों को सुन सकें और समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग एक म्यूचुअल रास्ता निकाल पाए। हो सकता है कि आपका बेटा सिर्फ यार दोस्तों के कहने पर ही कोई कार्य करना चाहता हो। मान लो आपका बेटा कहता है कि पापा मुझे तो लेह लद्दाख जाना है बाइक पर। क्यों? क्योंकि रवि जा रहा है, सुनील जा रहा है, संजय जा रहा है, मुझे भी जाना है, मेरे दोस्त हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चे को रोकना चाहिए कि बेटा तुम्हारा अभी तक लाइसेंस नहीं बना है, तुम ड्राइव कैसे करोगे? लेह लद्दाख पास में नहीं रखा। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मेरे कुछ दोस्त, कुछ साल पहले की बात है, जोश चढ़ा और वो लोग लेह लद्दाख के लिए कि रॉयल एनफील्ड उन्होंने बुक करी कि उससे जाएंगे। ठीक, बुक करके लेके गए, जैसे तैसे करके पहुंच भी गए। बड़े एक्साइटेड थे स्टार्टिंग में जाने के, लेकिन जब इतनी ड्राइविंग करनी पड़ी, इतना उनको चलाना पड़ा, तो सारी हकीकत सामने आ गई। परेशानी हुई, दिक्कतें आईं, तबीयत ख़राब हुई। हालात ये हो गए कि लास्ट में अपनी जो बाइक के लेके गए थे उसको वहीं छोड़ा, लद्दाख में बुक करवाया कि वहाँ से वापस वो बाइकें पहुँच पाएँ और खुद फ्लाइट करके वापस दिल्ली लैंड किए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, इस तरह की दिक्कत आती हैं जो कि अगर उनके पेरेंट्स उनको समझाने जाते तो वो समझ में नहीं आती। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे जब जाके देखा तो रियलिटी समझ में आई कि भैया 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14 घंटे जब आप एक सीट पर बैठे रहते हो बाइक पर, कोई रास्ते में कोई दिखाई नहीं दे रहा, किलोमीटर्स तक सुनसान पड़ा है, लेफ्ट कुछ नहीं, राइट कुछ नहीं, बस एक सीधी सड़क है, उस पर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। मोनोटनी है, जो दिव्य ज्ञान है ना अपने आप ही प्राप्त होने लगता है। तो समझाने की कोशिश करिए, अगर बच्चा समझने वाला हो, अगर समझ ही नहीं रहा है तो उसको उसके मन की करने दीजिए, समझ में आ जाएगा। चलाने तो कटेगा, कटने दीजिए, उसको बताइए, समझाइए। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो फिर उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि परिस्थितियां अपने आप में काफ़ी कुछ सिखा देती हैं। बीइंग अ पेरेंट आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे कोई चीज़ सफ़र करें, लेकिन कई बार कुछ डिसीजन परिस्थितियों के ऊपर छोड़ देने चाहिए। परिस्थितियां जैसी बने, जो बने, उसको सम्मान करिए। हो सकता है उनके पीछे भी कुछ अच्छाई छुपी हो।
आप चाहते हैं कि आपने जो कष्ट झेले हैं अपने जीवन में वो आपके बच्चों को ना मिले, लेकिन आपके चाहने से क्या होता है? हो सकता है कि आपने जो भी दिक्कतें सही, जो भी प्रॉब्लम सही, वो आपके बच्चे खुद जब तक ना देखें तब तक वो उस चीज़ को रियलाइज़ ना कर पाए। तो आप अपने फ़र्ज़ पूरा निभाइए, पेरेंटिंग पूरी करिए, अच्छे से करिए। फिर भी अगर आपके बच्चे नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे हैं, तो उनको जाने दीजिए। ठोकर खा के समझ में आएगी, लेकिन आ जाएगी। ये मत सोचिए कि उनको समझ में नहीं आएगी और आपके समझाने पर ही वो समझेंगे, ऐसा नहीं है। उनको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएँ। आप अपने सवाल करियर पे, एजुकेशन पे, अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पर पूछ सकते हैं। सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देने का पूरा प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं किसी और दिन, किसी और सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।